वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का अपना जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश हमने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश में अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो यूपी की विस्तार और सीमा से रिलेटेड था। हमने आपसे बताया कुछ क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने रिसर्च किया। जैसे मैंने कहा कि ये आपका लेक्चर नंबर 2 है आपका या 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। अब हमने आपसे ये कहा था कि बागपत में एनसीआर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या हमने बताया 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यूपी और हरियाणा की सीमा पे कौन सी नदी बहती है? यूपी और हरियाणा की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। हमने बताया था कि यमुना नदी बहती है। राजस्थान से कितने जिले सटे हैं? ठीक है, राजस्थान से जिलों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? आगरा है व मथुरा। ये चीज हमने बताया। ठीक। सोनभद्र से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो सोनभद्र से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 1 है। वो भी कौन सा है? झारखंड से केवल एक जिला सटता है यूपी का, वो भी कौन सा? सोनभद्र है कि यूपी से एक ही जिला। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है। ये भी क्या है? सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है। कौन कौन से था? हमने बताया था सोनभद्र के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? बिहार हमने बताया था, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यही हमने मेनली बताया था कि यही जो हमारे जिले हैं ये क्या हैं? मेनली जिले ये हमारे। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि स्थिति और विस्तार पढ़ा आपने। और इसके साथ हमने बताया आपसे कि कौन से पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तर और दक्षिणी जिला की हमने चर्चा की थी। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी जिला हमने चर्चा किया था आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया था लखीमपुर खीरी, या कहीं आपको मिलेगा खीरी केवल। ठीक, खीरी हो गया सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा हमने बताया था? दूसरा हमारा हो गया सोनभद्र। क्या बताया? सोनभद्र हो गया। पूर्वी जिला हमने बताया था, पूर्वी जिला हमारा कौन सा? बलिया। हमने बताया था कि पूर्वी जिला बलिया हो गया। पश्चिमी जिला हमने बताया शामली, आपका पश्चिमी जिला शामली हो गया। उत्तरी जिला हमने बताया था कि यूपी से उत्तरी जिला हमने बताया था सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर हो गया। और दक्षिणी जिला हमने बताया था सोनभद्र। दक्षिणी जिला कौन सा? सोनभद्र। ठीक। यूपी से सटे जिलों की संख्या हमने अभी तक बताया कि यूपी से सटे जिलों की संख्या कितनी है? यूपी से सटे जिलों की संख्या राज्यों की संख्या 8 है। अगर केंद्र शासित पूछेगा तो एक इसमें ऐड कर देंगे, टोटल 9 हो जाएगा। 8 + 1 8 हमारा क्या है? 8 राज्य हो जाएंगे और एक हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र शासित। अगर पूछ ले क्वेश्चन ऐसे घुमा के कि यूपी से केंद्र ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा राज्य है जो केंद्र शासित जिला सब, जिलों की संख्या कितनी, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी? तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या तो 1 हो जाएगी। ये बताया हमने बताया था नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? नेपाल से हमने बताया था कि सटे जिलों की संख्या, तो नेपाल से हमने बताया था कुल 7 जिले सटते हैं। कितने जिले? 7 जिले। ये क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन इसमें से हमने बताया था कि पूछा जा सकता है कि कौन सा देश यूपी से सटता है? तो आपका कौन सा देश है? नेपाल है। तो नेपाल है, नेपाल से 7 जिला सटता है। वो कौन कौन सा जिला हमने ये भी बताया था। सबसे पूर्वी जिला हमने बात की तो पूर्वी जिला हमने बताया था महाराजगंज, सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज। उसके बाद सिद्धार्थनगर हमने बताया था, सिद्धार्थनगर। इसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक, खीरी और पीलीभीत। यही हमने बताया था, पीलीभीत, जिसमें आपका महाराजगंज हमने क्या बताया था कि महाराजगंज जो है आपका क्या है? महाराजगंज सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा है? पूर्वी जिला, सबसे पूर्व। और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछेगा तो पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा पीलीभीत। तो मेनली यही हमने आपको पढ़ाया था, पूर्वी जिला,
पूर्वी जिला आपका महाराजगंज, पश्चिमी जिला पीलीभीत, ये बताया था। ये कभी कभी क्रम दे देता है आपका, क्रम कभी कभी ये क्रम भी दे देता है पूछने के लिए कि कौन सा एक क्रम से पूर्व से पश्चिम क्रम की तरफ क्या करिए सजाइए, मिलाने को दे देता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम को ये सजाने को दे देगा। तो अगर सजाने को देगा तो आप इसी तरह के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, तो अब पूर्व से पश्चिम, अगर पूर्व से पश्चिम कहेगा तो पहले महाराजगंज होगा, सिद्धार्थनगर होगा, इसके बाद बलरामपुर होगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, खीरी और पीलीभीत। अगर पश्चिम से देगा तो पश्चिम से हम चलेंगे तो पहले क्या पड़ जाएगा, पहले आपका पीलीभीत पड़ जाएगा, पीलीभीत के बाद आपका खीरी पड़ जाएगा जो सबसे बड़ा जिला है, और इसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और इसके बाद सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, छोटा जिला हमने बताया था सबसे छोटा जिला हापुड़ होगा आपका। हापुड़ हमारा क्या है, हापुड़ हमारा सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला हापुड़। हापुड़ ये कहाँ किसमें शामिल, ये एनसीआर में भी शामिल है हमारा, ये जिला जो है हमारा एनसीआर में भी शामिल है। हापुड़ के बाद अगर पूछेगा दूसरा नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद क्या हो गया, गाजियाबाद। तो आपका ये गाजियाबाद हो जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक, मेनली यही चीजें हमने अभी आता आपसे डिस्कस की। इसके बाद मैंने मंडल की से कुल 18 मंडल हमने बताया कि कुल टोटल हमारे कितने मंडल है, टोटल हमारे 18 मंडल है पूरे जिले में, और सबसे बड़ा मंडल, छोटा मंडल, जिलों की संख्या, ये सब चीजें हमने आपसे भी डिस्कस की। तो चलिए आज का जो हम टॉपिक हमारा स्टार्ट हम करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, भौतिक संरचना कितने भागों, और इसकी जलवायु। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा भौतिक संरचना। ठीक, यूपी की भौतिक संरचना या उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की हम अगर बात करें तो देखिए, पहली चीज जब इसकी हम ग्लोब की स्थिति देखेंगे, किस पे देखेंगे, ग्लोब पे। ग्लोब पे अगर स्थिति हम इसकी देखेंगे तो ये पाएगा 23 डिग्री और 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कह सकते हैं कि 77 अंश 05 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देश, नहीं सॉरी, ये उत्तरी 23 से हमारा क्या हो जाए, 23 से उत्तरी अक्षांश से 30 मिनट और 30 अंश और 24 मिनट, ये आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ये पाया जाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करें कि पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा हमारा 77 अंश 05 मिनट से, ठीक है, से 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर मेनली इसी में ये देश हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंट्री का, ये हमारा स्टेट पाया जाएगा। ये हो गया। अगर इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करें, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर हम बात करें, पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 650 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है, 650 किलोमीटर। अगर यही लंबाई हम कितनी बात करें, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो ये 240 किलोमीटर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारी कितनी है, 650 किलोमीटर, और ये 240 किलोमीटर, ये हमारी कितनी है, 240 किलोमीटर। तो आप इस लंबाई को याद रखेंगे, ये पूछा गया है। जो कि अगर ये जो लंबाई है, इसका क्षेत्रफल तो हमने बता दिया, इसका क्षेत्रफल कितना
माने उत्तर का क्षेत्रफल अगर हम बात करें इसका तो हमने बताया 2,40,928 किलो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर। ठीक, आइए पूरे भारत के क्षेत्रफल का कह सकते हैं, पूरे भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का ये है 7.33%, 7.33% ये है। और ये क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% ही हमारे क्षेत्रफल का है। ठीक, अगर एक चीज और इसमें है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका। तो कौन कौन से पहले हो जाएंगे? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो गया। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यूपी। ठीक है, ये चौथे नंबर पे आ गया। माने राजस्थान हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे पे क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो मेनली आपके जो ये हैं, यही चार के बाद आपका नंबर आता है किसका? उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक, और ये सीमा हमने बताया था कि सीमा भौतिक संरचना में हमने इसका बताया था कि सीमा ये किस किस राज्यों से सीमा लगाता है। तो किस किस राज्यों से सीमा लगाता है या किस देश से सीमा लगाता है, हमने ये चीज मेनली चर्चा की। तो ये इसमें हमने बताया था कि यह नेपाल से, उत्तराखंड से, उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश से, और पश्चिम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और दक्षिण मध्य प्रदेश से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, बिहार हो गया। ठीक जी, अगर इसको बाद में एक इतना हमने मेनली बताया कि ये चीजें आपकी हमारे यूपी में पाई जाएंगी। अब आगे, ठीक, अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन की बात करें, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, भौतिक भाग, तो मेनली इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। पहला, उत्तर का भाबर क्षेत्र, उत्तर का भाबर प्रदेश पहला हो गया। दूसरा इसको बांटा जाता है मध्य का मैदानी भाग, मध्य का मैदानी भाग, मध्य का मैदानी भाग। और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग, पठारी कह सकते हैं या पहाड़ी भाग, कहीं कहीं आपको मिलेगा पहाड़ी भाग में लिखेगा, पहाड़ी भाग। तो मेनली ये 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की मैप की हम बात करें तो हमने जो मैप बनाया सिखाया था आपको, ये हमारा उत्तर प्रदेश का लमसम ऐसा मैप दिखता है आपका। ये थोड़ा सा और ऐसे इसको कर दीजिए, ये इस प्रकार से, ये थोड़ा सा और इधर से कटा छटा रहेगा, और ये थोड़ा सा अंदर ऐसे घुसा हुआ मिलेगा। तो ये आपका मेनली उत्तर प्रदेश है। तो आप देखिए इसमें हमने ये 3 भाग में इसको विभाजित किया गया। कितने भागों में? इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे यहां से आपका हो जाएगा ये भाबर प्रदेश, जैसे यहां से यहां तक आपका हो जाएगा, ये हम इसको कर देंगे भाबर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये भाबर प्रदेश। और ये हो जाएगा मध्य का मैदानी भाग, ये हो जाएगा मध्य का मैदानी भाग, मैदानी भाग, ये मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पठारी भाग, ठीक, मध्य का पठारी भाग। तो कह सकते हैं कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अगर एक चीज और इसमें थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि अगर भूगर्भिक संरचना की बात की जाए
ठीक है। भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना से ये क्वेश्चन पूछा गया। भूगर्भिक संरचना से देखा जाए तो ये किसका हिस्सा होता है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। भौतिक संरचना से एक बात, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। और इसका निर्माण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोंडवाना लैंड का भाग है और इसका जो निर्माण है कैम्ब्रियन युग के हुआ है। कौन कब हुआ है? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ। कब हुआ है? कैम्ब्रियन युग में। और इसमें क्या होता है? इसमें जीवाश्म हम कह सकते हैं, जीवाश्म या जीवाश्मी अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अवशेष का अभाव रहता है, इससे ज्यादा बेटर है, का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। माने इसका नियम कैम्ब्रियन युग से हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कंटिन्यू, जीवाश्म का, ठीक है। और इसमें कह सकते हैं कि बलुआपन पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया। अभी जब हम खनिज पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बताएंगे कहाँ कौन सा क्या चीज पाया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड मनीज हो गया, लाल पत्थर हो गया, हार्बर क्लोराइड हो गया, गंगा का प्रस्थित मैदान हो गया, ठीक है। और जो इसमें होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? भाबर का प्रदेश, मध्य का मैदानी भाग और पठारी भाग। इसको हमने 3 भाग में बांटा। अब देखिए इधर का जो भाबर का प्रदेश है ये भी पहाड़ी एरिया माने तराई का क्षेत्र माना जाता है। तो आप इसमें देखिए पहली उत्तर का भाबर, भाबर पहली। अब इसमें आपकी होल्डिंग है उत्तर का भाबर प्रदेश पहली। अगर उत्तर के भाबर प्रदेश में बात करेंगे, ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र होता है, माने उत्तरी क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र, इसी को हमने बताया, इसी को भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र में कह सकते हैं कि यह एक पतली पट्टी के रूप में, यह क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। जो इसकी लंबाई, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये सहारनपुर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? सहारनपुर से, सहारनपुर से। माने भाबर जो प्रदेश है, अगर हम बात किया जाए, यह क्षेत्र कह सकते हैं कि उत्तर का प्रदेश, यह क्षेत्र तराई क्षेत्र में पतली पट्टी के रूप में है। यह क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में पाया जाता है, पतली पट्टी के रूप में पाया जाता है, ठीक। जो कहां से स्टार्ट है? जो सहारनपुर से, जो सहारनपुर, ठीक है, जो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। माने कहते थे कि उत्तर का जो भाबर प्रदेश है, माने यह सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक ये फैला हुआ है। माने कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर का भाबर प्रदेश है, माने जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारी सहारनपुर से स्टार्ट होती है कुशीनगर। कुशीनगर की राजधानी क्या होती है? मुख्यालय क्या है? पडरौना। इसको याद रखिएगा क्योंकि अलग है, पडरौना, इसकी क्या है? पडरौना है, ठीक। आप कह सकते हैं कि जो सहारनपुर के आसपास का जो क्षेत्र होता है ये लगभग 24 किलोमीटर का है। ये कितनी है? लगभग 24 किलोमीटर में फैला है। लगभग इसकी जो चौड़ाई है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है 34 किलोमीटर फैला हुआ है। लेकिन जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, ठीक है। माने कहने का मतलब यह है कि इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में कम है। माने भाबर प्रदेश की जो लंबाई है पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में कम है। अब भाबर क्या होता है? भाबर का जो भूमि प्रदेश होता है वो कैसा होता है? ये भाबर प्रदेश जो होता है उबड़ खाबड़ होता है,
उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब समझ रहे हैं? उबड़ खाबड़ मतलब ऊंचा नीचा, माने कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा नीचा पाया जाएगा। ठीक है। और कह सकते हैं कि भाभर प्रदेश के जो दक्षिण का एरिया है, तरी वाला, ये जो इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे, इसकी दक्षिण वाले प्रदेश की लंबाई उबड़ खाबड़। ठीक है। अब अगला हम करेंगे कि जो भाभर प्रदेश के दक्षिण का भाग है, यानी ये भाभर प्रदेश, इसके दक्षिण का भाग, ये भाभर प्रदेश पूरा हो गया, ये आपका उत्तर हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। माने ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण वाला पदार्थ की अगर बात करेंगे। ठीक है। भाभर प्रदेश के ठीक दक्षिण वाले तराई वाला क्षेत्र, भाभर प्रदेश, बाबर नहीं भाभर होता है। ठीक है। भाभर प्रदेश के ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण में तराई वाला भाग, ये तराई वाला जो भाग होता है, ये कह सकते हैं कि यह कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कुशीनगर से महाराजगंज तक, तराई वाला भाग यह कुशीनगर से लेकर महाराजगंज तक। ठीक है। महाराजगंज तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई हम कह सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई कह सकते हैं, जिसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 से 90 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। अब पश्चिम में अगर जाएंगे तो निरंतर कमी आती जाती है। पश्चिम में जाने पर इसकी लंबाई, ठीक है, पश्चिम में जाने पर इसकी जो विस्तार कर सकते हैं वो कम होता जाता है, माने निरंतर कमी आती जाती है। इसके चौड़ाई में कमी आती जाती है। ठीक है। माने जब भी इसके हम पश्चिम में जाएंगे तो इसके लंबाई में क्या आ जाएगा, इसके लंबाई में कमी आ जाएगी। और जो इसकी अगर हम विस्तार की बात करें, ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो जो इसका विस्तार है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, माने कभी मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए लंबाई की अगर हम बात हो गई, लंबाई उत्तर पश्चिमी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, ये तो हमने बताया कि फैला हुआ है। यह औषाध, इसका जो निर्माण है, यह औषाध, यहाँ पर औषाध की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, औषाध की मात्रा पाई जाने का मतलब क्या है, औषाध की मात्रा ज्यादा पाए जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भूमि है वो समतल और नम पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? समतल व नम पाई जाएगी। समतल व नम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। अब क्यों वर्षा ज्यादा होती है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। वर्षा ज्यादा होने का कारण, रीजन क्या है? वर्षा ज्यादा होने का रीजन ये है कि जो मैंने अभी फिगर बताया, ये भाभर प्रदेश है, ये हिमालय से सटा हुआ भाग है। ये जो भाग है ये हिमालय, माने इसके ऊपर क्या है आपका, नेपाल है, ये हिमालयी इलाका हो जाता है। तो यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तो यहाँ जब पश्चिम बंगाल से होते हुए जो उत्तर प्रदेश में ये बिहार तो उनसे होते हुए एंट्री लेती है, ठीक, गोरखपुर बलिया से लेती, गोरखपुर ये बलिया आपका हो गया, सबसे पूर्व बार बलिया से होते हुए गोरखपुर से लेके एंट्री लेता है ये, तो ठीक है। तो ये आपका पहाड़ी तराई क्षेत्र में है। तो हवाओं की अकॉर्डिंग टू फेरल की नहीं, हवाओं में दक्षिण तरफ माने दक्षिण मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये हवाएं जो होती हैं घूमते हुए माने इससे मुड़ के इधर से आती है, पहाड़ों से टकरा के तब इधर वर्षा करती हैं, पहाड़ों से टकरा के इधर पूरा क्या करती हैं, वर्षा करती हैं।
तो यहाँ जो होता है नम इलाका पाया जाता है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, पहाड़ों के सहारे यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ की अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे नमी पाई जाती है। यहाँ दलदल भी पाए जाते हैं, दलदल भी पाए जाते हैं, यहाँ का जो है कि दलदल भी पाए जाते हैं। ठीक, स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ रहना बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है। क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं माना। क्यों नहीं माना जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पेयजल जो होता है, माने पीने वाला जो पानी की कम गहराई होती है और पानी पंपों से प्राप्त किया जाता है, और जब कम गहराई होगी तो पानी अच्छे से वो फिल्टर नहीं हो पाता है, और न फिल्टर न होने के कारण यहाँ पर रहने के लिए उचित, यहाँ पे जंगली जानवर, हम कह सकते नम इलाका पाया जाता है, जंगली कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, काफी खतरनाक चीज यहाँ पाए जाएंगे। तो इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए रहना अनुकूल नहीं होता। जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी ये सब की चपेट में लोग आ जाते हैं, वहाँ बहुत जल्द ही हवाओं में नमी आ जाती है, तो बच्चे वहाँ के जो रहने वाले होते हैं जल्द ही बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, जो इसका प्रदेश है ये नहीं माना जाता है, बहुत ही कम अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है। और जो भाबर प्रदेश है, यूपी का जो उत्तराखंड और नेपाल से सटा हुआ जिला है, सटा हुआ, वहां पे जो ये कह सकते हैं कि शिवालिक के ठीक दक्षिण में भाबर प्रदेश पाया जाता है। और यहाँ जो कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि जो नदियां होती हैं, भाबर प्रदेश में बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं, ठीक है, और शिलाखंड पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है, नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो नीचे शिलाखंडों में गायब हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं नीचे की तरफ, माने नीचे से बहने लगती हैं। ठीक, नीचे से बहने लगती हैं। तो और इसके बाद जब जैसे ही तराई खत्म होता है, ये बाहर समतल मैदानों पे दिखने लगती हैं। ये नदियां समतल मैदानों पे क्या होती हैं? समतल मैदानों पे दिखने लगती हैं। और जो समतल मैदानों पे दिखने लगती हैं तो इनकी कोई कह सकते हैं कोई स्पष्ट धारा नहीं होती, इन नदियों की कोई स्पष्ट धारा होता है, माने कह सकते हैं तीतर बितर होकर बहती हैं। जो नदियां होती हैं वो तीतर बितर होकर बहती हैं, नदियां तीतर बितर होकर बहती हैं, नदियां तीतर बितर होकर बहती हैं, तीतर बितर होकर बहती हैं। ठीक, और तीतर बितर होने बहने के कारण यहाँ पे कोई स्पष्ट धारा नहीं होती, तो कभी इधर से निकलेंगे, कभी उधर से दिखाई देंगे, दलदल क्षेत्र बन जाता है। ठीक, इसमें मैंने एक बताया था अवक्षेप। देखो अवक्षेप एक जो शब्द है, अवक्षेप या इसको गाद भी बोलते हैं। अवक्षेप या गाद का मतलब नदियां ऊपर से, जो कह सकते हैं कि जो नदियां ऊपरी भाग से लाती हैं मलबे को, जैसे बहाकर मिट्टी बालू को समतल पे लाके बिछा देती हैं, वहां पाट देती हैं, भर देती हैं उसको, तो उसी को अवक्षेप या गाद बोला जाता है। ठीक, और गाद मतलब होता है कि जलोढ़ मिट्टी का अवसाद होता है। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का अवसाद। अब इसी में एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा कि यूपी के मैदान का ढाल किस तरफ है? यूपी के मैदान, याद आ गया तो हमें क्या बताते? यूपी के मैदान का ढाल, यूपी मैदान का ढाल, जो यूपी के मैदान का जो ढाल है किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से लेकर ये जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। कहने मतलब उत्तर प्रदेश का जो मैदान का ढाल है वह उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी इसका मैदान की ढाल, इसीलिए नदियां क्या होती हैं? उसी तरफ प्रवाहित होती हैं। ये क्वेश्चन इसमें और पूछ लिया जाता है, जो मैंने अभी चर्चा कर चुका हूं इस क्वेश्चन का,
तो यूपी की वो कौन सी यूपी की कौन सी नदी है जो सीमा निर्धारित करती है? तो यमुना नदी हमने बताया। कौन सी नदी थी? यमुना नदी। हमने इसमें चर्चा कर चुका हूं पहले ही, यमुना नदी। और ऐसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, यूपी और हरियाणा की सीमा में कौन सी नदी बहती है? ठीक। और एक चीज और इसमें रह गया आपका, हाँ, यूपी की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है? एक क्वेश्चन है कि यूपी की पूर्वी सीमा यूपी की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अब ये है गंडक नदी द्वारा। किसके द्वारा? गंडक नदी द्वारा। अभी नदियों का टॉपिक आएगा, उत्तर प्रदेश की नदियां, तो हम इसको अभी ठीक है। तो मेनली इतनी चीज है। अच्छा, ये इस नदी की थोड़ी सी खासियत ये है कि जो ये गंडक नदी है, ठीक है, ये गंडक नदी है बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है। बिहार व यूपी की सीमा पर भी बहती है, सीमा पर बहती है, ठीक है, सीमा पर बहती है। और दक्षिण में तो जानते हैं आप कि हमारा ललितपुर हो गया, सोनभद्र, ये सब हमारे दक्षिण में है। ठीक। अब चलिए मध्य का मैदान देखते हैं हम। अभी तक तो हमने ये क्या देखा? हमने भी पूर्व का भाग देखा था। अब मध्य का मैदानी भाग। अब हम चलेंगे, हमारा हो जाएगा मध्य का मैदानी भाग। मध्य का मैदानी भाग। अगर मध्य का मैदानी भाग की अगर हम चर्चा करेंगे कि तो मध्य का मैदानी भाग है, तो ये कब है? तो देखिए, जो भाबर के ठीक नीचे का प्रदेश होता है, दक्षिण के पठारी भाग में, उत्तर के भाबर तराई के बाद मध्य क्षेत्र को मैदानी भाग कहा जाता है। जो ये मैदानी भाग है, ठीक है, मध्य का उत्तर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दक्षिण के पठारी भाग, दक्षिण के पठारी भाग और उत्तर के भाबर तराई के क्षेत्र, तराई के क्षेत्र जो है, क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें कह सकते हैं, इसमें गंगा यमुना का भाग होता है, या कह सकते हैं हम, या गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग, माने मध्य के मैदान पे आप कह सकते हैं कि गंगा यमुना का मैदानी भाग, या दक्षिण के पठारी और उत्तर का जो भाबर का तराई क्षेत्र का जो मैदान होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? मध्य मैदानी क्षेत्र के भाग से आता है। ठीक। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम कितने भागों में? इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किस 3 भागों में? हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? ऊपरी मैदानी भाग, इसको हम कह सकते हैं ऊपरी मैदानी भाग, ठीक। और दूसरा हम इसको कहते हैं मध्य का मैदान, और तीसरा हम कर सकते हैं कि पूर्व का मैदानी भाग, पूर्व का मैदानी भाग। ये चीज माने इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं।
ऊपरी का मैदानी भाग, ऊपरी के मैदानी भाग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें यमुना, गंडक, ठीक, और पश्चिम में कह सकते हैं कि पूर्वी सीमा जो है ये गंगा, यमुना, मध्य में घाघरा, काप मिट्टी, ये सब का निर्माण होता रहता है। ठीक, अब देखिए एक चीज और इसमें अब हम देखेंगे कि जो यमुना और गंडक हैं, ठीक है, इस विशाल नदियों का प्रदेश, जो नदियां हैं यमुना और गंडक नदियां पश्चिमी और पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। माने इसमें यमुना, अभी जस्ट मैंने ऊपर चर्चा किया, यहाँ पे यूपी में पूर्वी सीमा और ये निर्धारित करती है, माने यमुना और गंगा, यमुना और गंडक पूर्वी और पश्चिमी सीमा को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। इसमें देखिए मध्य का जो मैदानी, इसमें कुछ नदियां जो बहती हैं, जो नदियां हैं, ठीक, ये इसमें बहेंगी आपकी गंगा, गंगा नदी हो गई, यमुना, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, रामगंगा, रामगंगा और गंडक। ये जो मेनली नदियां हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, ये जो नदियां हैं इनके अवक्षेपों से ही मध्य का मैदान निर्माण हुआ है। मैदानी भाग माने मध्य का जो मैदान है, मध्य का मैदान, मैदान का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये नदियां अपने अवक्षेप ला ला के, अवक्षेप ला ला के, अवक्षेप ला ला के क्या करती हैं, पाटती रहती हैं, अवक्षेप को बराबर पाटती रहती हैं। अब जो अवक्षेप को बराबर ला के पाटी हैं, तो अब इन्हीं नदियों के अवक्षेप से ही मध्य का मैदानी भाग जो है वो पूरा क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। और नदियों के अवक्षेप लाके गांजने के कारण इनको दो भागों में बांटा गया है, दो भाग बांटा गया है, ठीक है। पहला बांगर का क्षेत्र, अच्छा, नदियों के अवक्षेपों के कारण, नदियों के अवक्षेपों के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा बांगर क्षेत्र, बांगर प्रदेश कहीं लिखा रहेगा या इसको क्षेत्र भी लिखा रहेगा, बांगर क्षेत्र। और दूसरा खादर क्षेत्र, खादर प्रदेश या क्षेत्र। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट है, बांगर और खादर में ये डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज। अब देखिए बांगर क्षेत्र का मतलब है कि जहां नदियों बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, माने नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, ठीक। और खादर मतलब जहां नदियों का पानी, खादर प्रदेश का मतलब ये है कि खादर प्रदेश जहां नदियों का पानी, जहां नदियों का पानी जो है वो क्या होता है, पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। ऐसे पर खादर प्रदेश में क्या आता है, बाढ़ आता है, हमेशा, हर साल, लगभग हर साल बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है। और बागर का मतलब जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा वो हमारा खादर प्रदेश हो जाएगा। अब जैसे कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर देखिए, खादर में हर साल मिट्टी क्या हो जाती है, हर साल मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी नई हो जाती है, मिट्टी नई हो जाती है। अब जैसे खादर प्रदेश में आपको समझ सकते हैं कि कौन सा एरिया, जैसे
मिर्जापुर का एरिया आ जाएगा आपका, मिर्जापुर का प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। बिहार का क्षेत्र आता है, बिहार का क्षेत्र कोसी नदी जो है ये। तो मेनली ये सब हो गए आपकी जो पानी को डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं और मिट्टी नई हो जाती है, और मलबे को लाके इम्पोर्टेंस जो मिनरल्स होते हैं और छेप होते हैं, ठीक है, ऐसे मैन्योर्स होते हैं, वो लाके इसमें पाट देती है। वो नदियाँ क्या करती है, पाट देती हैं, और जब पाट देती हैं तो ये मिट्टी नई हो जाती है। तो इसको नई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नई मिट्टी, नई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये हर साल मिट्टी क्या होती है, नई हो जाती है, इसको नई नाम से जाना जाता है। अब ठीक, ये हो गया आपका मध्य का मैदानी भाग, मध्य का मैदानी। अब इसके बाद दक्षिण का पठारी भाग, तीसरा हमने पढ़ा दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। अब देखिए दक्षिण के पठारी भाग की अगर हम बात करें तो दक्षिण का जो पठारी भाग है वह प्रायद्वीपीय, हम कह सकते हैं कि दक्षिण का जो पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है, और ये उत्तर में इसका विस्तार हो गया है, उत्तर में विस्तार हो गया, जिसे हम बुंदेलखंड के पठार के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के पठार से के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने फिगर बनाया था उसी में हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, इसको माने जी वाला जो भाग है आपका ये, इसको हम बुंदेलखंड का पठार भी बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार, इसको हम बुंदेलखंड का पठार भी बोलते हैं, कि बुंदेलखंड पठार के भी नाम से ये क्या होता है, नाम से जाना जाता है। तो चलिए दक्षिण का जो पठारी भाग है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं कि इसमें मेनली है क्या क्या। तो चलिए इसमें भी कुछ चीजें आपको नोट्स जो जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर स्थिति आपसे पूछा जाए, इसकी स्थिति पूछा जाए तो दक्षिण में मध्य मैदान के ठीक नीचे, माने दक्षिण में मध्य मैदान के ठीक नीचे का भाग पठारी भाग कहलाता है, पठारी भाग कहलाता है। यह भूभाग जो है, ठीक है, यह भूभाग कह सकते हैं वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का या हम कह सकते हैं कि दक्कन के पठार का, या दक्कन के पठार का ही विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। माने कहने का मतलब तो दक्षिण का जो मध्य का मैदान है उसके ठीक नीचे जो पठारी भाग है यह भूभाग कहलाता है, माने यह मैदान का वास्तव भूभाग है, माने प्रायद्वीपीय भाग, माने पठारी भाग कहलाता है। दक्षिण के मध्य के मैदान के ठीक नीचे का भाग पठारी भाग कहलाता है। यह भूभाग क्या है, प्रायद्वीपीय भाग या कह सकते हैं, या दक्कन के पठार कह सकते हैं। ये दोनों का ही विस्तार है, जिसे हम उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ अंश बघेलखंड भी शामिल हैं, इसमें कुछ भाग
बघेलखंड का भी शामिल है। ठीक है, कुछ बघेलखंड का भी पठार भी शामिल है। ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। ठीक, इसमें जो हमारे मेनली जो जिले आते हैं वो आपका हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र आता है, सोनपुर, सोनपुर व रामगढ़, ये मेनली जिले आपके आते हैं इसमें। ठीक, कह सकते हैं कि इस पठार की माने दक्षिणी भाग बुंदेलखंड पठार की लगभग जो ऊंचाई है, माने इसकी कह सकते हैं औसत ऊंचाई, इसके औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 300 मीटर है। कितनी है? लगभग इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर है। और इसमें पहाड़ियां में 300 मीटर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जिसमें 600 मीटर तक, माने या कह सकते हैं 300 से लेके 600 मीटर, 300 तक लेके 600 मीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। इसमें क्या है? ऊंचाई पाई जाती है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, सोनकर और कैमूर पहाड़ियां आती हैं। सोनकर व कैमूर, कैमूर पहाड़ियां आती हैं, कैमूर पहाड़ियां आती हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण का जो पठारी भाग है इसमें इतनी सारी पहाड़ियां आती हैं। यह जो पठार है किसका बना होता है? यह जो पठार है प्राचीन चट्टानों से बना है। यह पठार प्राचीन चट्टानों से बना है, प्राचीन चट्टानों से बना है। प्राचीन चट्टानों से बने होने के कारण इसमें नीस क्या कह सकते हैं बना है, या नीस कह सकते हैं नीस से निर्मित है, या नीस से निर्मित है। क्या है? नीस से निर्मित है, नीस से निर्मित है। हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है पहाड़ी है, आवर्धित है, अवशिष्ट के रूप में पाया जाता है। यहाँ कंक्रीट, बालू, कंक्रीट और उबड़ खाबड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये पहाड़ियां का क्षय आवर्धित होने के कारण कह सकते हैं कि इन पहाड़ियों में क्षय होने के कारण ये जो पहाड़ियां हैं नीस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? नीस का निर्माण करती हैं, माने छोटी हैं, बड़ी हैं, कहीं उबड़ खाबड़, ये सब चीजें यहाँ मेनली इस नदियों में पाई जाती हैं। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो नदियां हैं काफी उबड़ खाबड़ पाए। और इसमें जो नदियां निकलती हैं उन नदियां को भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। और यूपी की जितनी नदियां हैं उसका भी हम चर्चा क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, अलग से ही चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो नदियां, अगला वाला जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, कुछ उत्तर प्रदेश की नदियां, माने अगला जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की नदियां। तो उत्तर प्रदेश में कुछ कितनी नदियां बहती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ से है, वो कहाँ से निकलती हैं, ये चीज कहाँ से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ उनका मिलन स्थान होता है, किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये सब चीजें मेनली हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे हम आगे के टॉपिक में। तो चलिए, तो इसमें नदियों की बात करने की, इसमें जो कौन कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं, मेनली कौन कौन सी नदियां जो बहती हैं। तो अगर नदियों की बात करें तो अब यहाँ पे जो है कि इस क्षेत्र में जो नदियां होती है हमारे पठारी भाग में, इस क्षेत्र की नदियां, इस क्षेत्र की नदियां जो होती हैं, इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टॉन्स नदी यहाँ की मेन नदी है। अब देखिए, ये जो चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये अपना जल किसमें? समुद्र में, गंगा नदी में मिलाती है, यमुना में। ये जैसे चंबल हो गया, सोन, बेतवा, केन, और ये सोन नहीं, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, ये सब नदी जो है, ये तीन नदियां, ये जो तीन नदियां हैं ये अपना जल किसमें गिराती हैं? यमुना में गिराती हैं। और टोंस नदी ये गंगा में गिराती है, और कहाँ? इलाहाबाद के निकट,
इलाहाबाद, इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट। अब इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं, माने प्रयागराज में। और सोन नदी ये बिहार में मिलती हैं, बिहार में, या गंगा नदी से। किससे मिलती है? गंगा नदी से, बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं। और ये यमुना जो हमारी है कहाँ मिलती हैं? ये भी प्रयागराज में। किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा से। मिलन स्थान इसका, ठीक। कह सकते हैं कि जो पठारी भाग है, पठारी भाग, पठारी भाग, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है। इसलिए यहाँ के जो किसान है वो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। माने यहाँ पे वर्डन बोझ होने के कारण, फसल न होने के कारण यहाँ पर कई सारे जो किसान है वो क्या करते हैं? मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जल का अभाव है, पानी का अभाव है, पानी का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब इसमें एक परियोजना है कि चंबल और केन, चंबल केन, क्लियर नहीं है कि चंबल बेतवा है क्या? हाँ, चंबल बेतवा लिंक परियोजना है जो ये पूरे पठारी भाग को पानी देगी। किसको? पूरे पठारी भाग को पानी देती है। और ये नदी जोड़ो अंतर्गत के से किया गया है कि ताकि हर जगह पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारी होती है यहीं पे फिनिश। फिर हम आपके अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला जो हमारी टॉपिक होगा वो क्या होगा? अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में बहने वाली नदियां। इसमें होगा हमारा क्या होगा? मिलन बिंदु होगा, मिलन बिंदु, ठीक। बाहर जब निकलती हैं, बाहर निकलना माने उत्तर प्रदेश में कहां से बाहर निकलती हैं, और कितने जिलों में बहती हैं, कितने जिलों में बहती हैं। तो मेनली ये क्वेश्चन है। तो आपका जो ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी के लिए कि कौन सी नदियां कहाँ निकलती हैं, किस तरफ होती हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जिसके विषय में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? आपको हमने दे दिया सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ठीक। तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा हमने बताया? लखीमपुर खीरी, हमने बताया था लखीमपुर खीरी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जैसे किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा वाला एक टॉपिक मैं अभी बता दूंगा, या फिर नदियों के टॉपिक में मैं इसको इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा कि कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है और कहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। यूपी में बहने वाली नदियों, यूपी की नदियां, माने यूपी की नदियां का उद्गम स्थल। अब इसमें हम पढ़ेंगे तो जो कौन सी नदी कहां का उसका डिटेल भी हम इसमें पढ़ेंगे कि उनका उद्गम स्थल कहां पर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। इसके साथ और एक इन्फॉर्मेशन मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास क्या हो, मेरा चैनल पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां का टॉपिक। ओके, थैंक यू।